नमस्कार। एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में चलने वाली तमाम गतिविधियां लगातार हेडलाइंस में बनी हुई हैं, सुर्खियों में हैं और ऐसे में सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर, महाराष्ट्र पुलिस के कामकाज को लेकर। तो हमने सोचा कि क्यों ना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत जो इस डिपार्टमेंट को संभालती है उसके साथ इंटरव्यू किया जाए। तो आज हमारे साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल साहब सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, जो सीधे तौर पर इस पूरी कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी शख्सियत है, सबसे बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र में। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब जुड़ने के लिए। हिंदी चैनल पर ये आपका पहला इंटरव्यू है हाल के दिनों में और मेरा पहला सवाल आपसे यही है पाटिल साहब, आप आजकल सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपका डिपार्टमेंट, आपकी मिनिस्ट्री एक्टिव है, चाहे वो लाउड स्पीकर का मामला हो, चाहे वो नवनीत राणा का मामला हो, चाहे वो राज ठाकरे का मामला हो। क्या आपको प्रेशर में है आप? क्या आपको लग रहा है कि काम बढ़ गया है आपके मंत्रालय का? हमारे डिपार्टमेंट का काम जरूर बढ़ गया है, लेकिन उसका प्रेशर कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी ये रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये रहती है कि स्टेट में एक लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बराबर रखना, और वो काम महाराष्ट्र की पुलिस कर रही है। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं पाटिल साहब, जिसको लेकर बहुत आलोचना भी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक में जिक्र हो गया कि आपने एक सांसद पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया क्योंकि वो सियासी विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली थी। क्या ये जाति नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट होता है और जब भी एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जाती है, उसके साथ साथ लगातार एक्शंस भी होते हैं, तो ऐसे समय पर शांति बनाए रखने के लिए वो जो लोकल जो पुलिस होती है, फील्ड ऑफिसर होते हैं, उनका ये निर्णय होता है कि इसमें क्या करना चाहिए, कौन से कलम लगाने चाहिए। तो उस हिसाब से जो निर्णय लिया वो लोकल पुलिस ने लिया है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा महाराष्ट्र में इसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। नहीं, पर एक सांसद पर मैं इसलिए कह रहा हूं पाटिल साहब, आज सेशंस कोर्ट ने भी जब जमानत का फैसला पढ़ रहे हैं उसमें उस सेशंस कोर्ट ने भी कहा कि एक 124A जाति है, राजद्रोह का मामला साबित नहीं होता है। जब दोनों लोगों ने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया था, वो घर के अंदर ही थे, वो मातुश्री गए नहीं, तो फिर क्यों उनको घर से पकड़कर गिरफ्तार किया गया और फिर सिडिशन, राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया? कोर्ट ने भी इस बात को खारिज किया है। नहीं, कोर्ट का ऑर्डर तो अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब से कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसको हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में अपनी राय दे पाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये काफ़ी कोशिश चल रही थी महाराष्ट्र में, लगातार कुछ दिन चल रही थी, और पुलिस के सामने जो प्रावधान उपलब्ध होते हैं उसका आधार लेके वो कार्रवाई करते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने कार्रवाई की। आपको लगता नहीं कि ये मिसयूज है पावर का, पुलिस के द्वारा मिसयूज किया गया है, पुलिस ने गलती कर दी, पूरी सरकार बदनाम हो रही है? ये तो कोर्ट तय करेगी और कोर्ट में साबित होगा ये सही है गलत है। आपने नवनीत राणा जी पर तो इतना कड़ा मुकदमा लगा दिया, लेकिन राज ठाकरे पे जो धाराएं लगी हैं वो तो बहुत ही हल्की धाराएं हैं, उनको तो मतलब जेल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, थाने से ही बेल मिल जाएगी। ये मेरा जवाब वही रहेगा कि जैसे है कि जो लोकल सिचुएशन जो होती है, और राज ठाकरे जी का भी मैंने जो बयान देखा है, उन्होंने जो बयान किया है वो लाउड स्पीकर के खिलाफ किया है और लाउड स्पीकर के बारे में किया है, हनुमान चालीसा के बारे में। तो स्टेट को थ्रेट देने की कोई बात या स्टेट के अगेंस्ट कुछ उनका स्टेटमेंट नहीं है, और ये हम नहीं तय करते कि कौन सा कलम लगाना चाहिए, किसको दूसरा कलम लगाना चाहिए, ये तो पुलिस ही तय करती है। तो पुलिस को जो वहाँ पर
पॉसिबल हो, वो ठीक लगे, वो करते हैं। नहीं तो पर ये बात भी तो आपको समझानी पड़ेगी कि लाउडस्पीकर के मामले को लेकर आपकी सरकार की नीति क्या है। लाउडस्पीकर तो बहुत जगहों पर अभी भी बज रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट फाइल की है पाटिल साहब, 6 बजे के पहले लाउडस्पीकर बजने शुरू हो रहे हैं। खुलेआम वायलेशन हो रहा है मुंबई में, मुंबई के आसपास के इलाकों में, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का। महाराष्ट्र सरकार की नीति यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है 2005 में, उसके हिसाब से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की परमिशन सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक दी गई है और यही स्टेट की नीति है। अभी अगर एक दूसरे जगह आप जो कहते हैं कि एकदम खुले आम सब जगह वायलेशन हो रहा है, तो ये स्थिति नहीं है। अभी नई नई बात है, तो कुछ जगह पे ऐसा हुआ भी रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे स्टेट में इसको कोई नहीं मान रहा है। पर आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई अपील नहीं आई कि लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम कर लो, लाउडस्पीकर को मस्जिदों से हटा लो, मंदिरों से हटा लो। उत्तर प्रदेश में कई जगह पर लाउडस्पीकर हटे, योगी जी ने हटाए, मंदिरों से भी हटाए, मस्जिदों से भी हटाए, पर महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं किया सरकार ने। महाराष्ट्र में हमारे जो पुलिस है, वो पुलिस ने सभी जाति धर्म के साथ लोगों के साथ इसके बारे में चर्चा की और काफ़ी लोगों ने अपने मर्जी से लाउडस्पीकर हटाए। और बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो लाउडस्पीकर रखना है क्या नहीं रखना है इसके बारे में नहीं है, इसका इस्तेमाल कब करना है। अगर सुबह से 6 बजे से रात को 10 बजे तक अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाज़त है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लाउडस्पीकर हटाने चाहिए और हटाने का कोई प्रावधान गवर्नमेंट के पास है। पर अलग अलग हाईकोर्ट ने अलग अलग फैसले सुनाए हैं राज्यों में कि कितने डेसिबल तक की वॉल्यूम अलाउड है। आपको लगता नहीं है कि कोई एक नीति बननी चाहिए महाराष्ट्र में भी कि इससे अधिक की आवाज़ में लाउडस्पीकर नहीं चलेंगे? इसके बारे में महाराष्ट्र में भी नीति है। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के डेसिबल जो है, वो सुप्रीम कोर्ट ने तय करके दिया है और उसी के अनुसार ही महाराष्ट्र में परमिशन दी जाती है और उससे आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। पाटिल साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। राज ठाकरे जी ने जो ये मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये धार्मिक नहीं सामाजिक मामला है, तेज़ वॉल्यूम स्पीकर चलने से बहुतों को परेशानी होती है, क्या आपकी पार्टी उनकी इस राय से सहमत है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हर किसी को या एक दूसरे को तकलीफ होती है। अभी लाउडस्पीकर कल तो आया नहीं मार्केट में, वो काफ़ी दिनों से चल रहा है लाउडस्पीकर। और लाउडस्पीकर एक सिर्फ इतना ही नहीं है कि अभी आगे तो दिक्कत तो ये खड़ी हो जाएगी कि जब भी पब्लिक मीटिंग लेने पड़ेगी और पब्लिक मीटिंग के समय लाउडस्पीकर लगाएंगे और लाउडस्पीकर लगाते समय जब भी आवाज़ की मर्यादा तय की जाएगी, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने भी या और कोई मीटिंग के लिए भी इसके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको सबको मानना पड़ेगा। लेकिन पाटिल साहब, इस बारे में आपके पास क्या जवाब है? जब नवनीत राणा जी चुनाव जीती थी 2019 में, तो आपकी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था, कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया था, तभी शिवसेना हारी थी अमरावती की सीट पर। आज AIMIM के नेता हैं इम्तियाज़ जलील, और वो ये कहते जलील साहब कि दरअसल नवनीत राणा को आगे बढ़ाने के पीछे शरद पवार जी का हाथ है, आपके अपने नेता का हाथ है, और ये पूरा का पूरा उनका गेम है। कौन सा भी एलिगेशन करेगा तो उसको मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि शरद पवार जी की जो राजनीति है वो पिछले 50 साल से चलती आई है और सभी को मालूम है कि शरद पवार जी किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से स्टेट को या लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। तो ऐसी छोटी चीज़ वो नहीं करेंगे और ये करने के लिए ऐसी छोटी छोटी बातें करने की उनके लिए ज़रूरत नहीं। और नवनीत राणा जी के बारे में क्या बोलेंगे? क्या आपकी पार्टी ने गलती कर दी थी उनको समर्थन देके 19 में?
आज वो खुलकर बीजेपी के साथ खड़ी हैं। किरीट सोमैया रोज उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस खुद रोज उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। आज तो ऐसा ही लग रहा है कि जब हमारी पार्टी ने उनको बीजेपी के खिलाफ जब इस समर्थन दिया था और आज उन्होंने अगर अपनी भूमिका बदली है, चेंज की है, तो हमको लगता है कि इसके बारे में शायद हमारे पार्टी की गलती हो गई। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री होने के नाते, होम मिनिस्टर होने के नाते आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं पाटिल साहब। किरीट सोमैया ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मनसुख हीरेन का मर्डर की कॉन्स्पिरेसी जो हुई वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में हुई, परमवीर सिंह उसमें इन्वॉल्व थे और ये सब कुछ मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ। उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा है। क्या गृह मंत्रालय इस आरोप की जांच करेगा? देखिए, इसके बारे में कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इसका जो तपास है ये केंद्रीय यंत्रणा के माध्यम से हो रहा है और जो सामने जो आ रहा है उसके बारे में जब भी निर्णय होगा, एक तो कोर्ट में भी निर्णय होगा और सरकार भी निर्णय करेगी। ये इल्ज़ाम भी लगता है पाटिल साहब कि आपकी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो अनिल देशमुख साहब हों जो जेल में हैं, जो आपके पहले गृह मंत्री हुआ करते थे, चाहे नवाब मलिक साहब हों, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। एनसीपी के दो बड़े नेता जो सत्ता में थे महाराष्ट्र सरकार में, आज जेल में हैं। ये सारा षड्यंत्र है। देखिए कि अभी नवाब मलिक जी और अनिल देशमुख जी भी 5-5, 6-6 बार चुन के आए हुए हैं और अभी अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो ये सारी केंद्र की एजेंसी जो है वो सामने आती है खुलकर और इसमें लोगों को अटकाया जाता है, फंसाया जाता है। यही बात है। अभी जब तक एलिगेशन कुछ भी करते हैं और उसके लिए खुद परमवीर सिंह जी ने बताया कि मेरे पास इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है जो एलिगेशन मैंने किए। अगर कोई व्यक्ति एलिगेशन करता है और उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है देने के लिए तो उसको कितना सच मानना चाहिए। नवाब मलिक जी का भी बारे में जो केस निकाला है, जब भी पीएमएलए एक्ट था नहीं, उसके पहले का कोई ट्रांजैक्शन को निकाल के अगर नवाब मलिक जी को फंसाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पार्टी के कोई लोग करप्शन करते हैं या कुछ। हाँ, अभी ऐसी कोई चीज़ सामने आएगी, सिद्ध होगी, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे इसके पहले भी देखा गया है। अभी छगन भुजबल जी को भी ऐसे ही फंसाया था, उनको कोर्ट ने तो डिस्चार्ज कर दिया है। तो ये एक टूल है, एक लोगों को रुकाने का या लोगों के आवाज़ बंद करने का। पाटिल साहब, क्या महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसीज वर्सेस स्टेट एजेंसीज की लड़ाई चल रही है? आप दोनों अपने अपने फ़ायदे के लिए पुलिस महकमे का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र की एजेंसी अनिल देशमुख और नवाब मलिक को पकड़ती है, महाराष्ट्र की पुलिस जो आपके अंडर में आती है वो नवनीत राणा को पकड़ लेती है जो बीजेपी के करीबी हैं, वो राज ठाकरे पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है। क्या समझा जाए इस चीज़ को? महाराष्ट्र में ये जो दो एजेंसी के बीच में झगड़ा नहीं है, ये दो विचारों के बीच में का झगड़ा है। मैंने अभी बताया आपको कि अगर जिस बात में कोई तथ्य नहीं है, ऐसे बातों को लेके अगर कोई यंत्रणा अगर काम करती है तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है, बराबर नहीं है। और महाराष्ट्र पुलिस भी ऐसे जानबूझ के किसी को अटकाने की कोशिश नहीं करती है, महाराष्ट्र की सरकार नहीं करती है। एक आखिरी मुद्दा और पाटिल साहब, आपकी पार्टी पर यह सालों साल से इल्ज़ाम लगता आया है कि एनसीपी के संबंध, एनसीपी की टॉप लीडरशिप के संबंध डी कंपनी के साथ है, दाऊद इब्राहिम के साथ है। क्या इस बारे में आपकी पार्टी की छवि खराब नहीं होती है जब इल्ज़ाम ऐसे लगते हैं? जब नवाब मलिक साहब को पकड़ा गया तब भी वही मामला निकाला गया, उस वक्त शरद पवार जी का नाम भी लिया गया इन आरोपों के बीच में। ये तो विरोधी पार्टी की राजनीति है। अभी शरद पवार जी का पीछे या तो हमारे पार्टी के पीछे ये ऐसे आरोप कुछ आज पहली बार नहीं लगे हैं।
सालों साल ये बातें करते जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास ना तो इसका प्रूफ है, किसी के पास कुछ नहीं है। ये सारी एकदम सारासार गलत बात है। तो हमारी पार्टी की छवि जो है, जो हम जो काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, वो काम में हमको जो सपोर्ट स्टेट में मिलता है, तो हम ये ऐसी गंदी चीज़ों को, ऐसी बातों को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम तो हमारा काम करते रहते हैं, डेवलपमेंट का काम करते रहते हैं। महाराष्ट्र विकास आपकी जो अगाड़ी है, इसके 2.5 साल का टेन्योर पूरा हो गया है। दिसंबर 2019 में सरकार बनी, आज हम मई 2022 में हैं। क्या आपको लगता है कि बचे हुए 2.5 साल तक सरकार चल पाएगी? आपके बीच एकता है और उद्धव साहब भी मुख्यमंत्री रहेंगे? बिल्कुल 5 साल चलेगी और मुख्यमंत्री भी उद्धव ठाकरे साहब ही रहेंगे। दूसरा कोई सवाल इसमें आता नहीं है। उनके नेतृत्व में हम सब लोग, तीनों पार्टी अच्छा काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप वलसे पाटिल साहब, आपने बात की, हम हमारे साथ एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।